Hello, my dear students. Welcome to these videos on subject code 1004 Communication Skills in English. I, Abhishek Parik, welcome you all to unit number 2, Soft Skills for Professional Excellence. And in this segment, in this unit, we are heading towards our last chapter, chapter number 2.2, Applying Soft Skills Across Cultures. इस लास्ट वीडियो में जो इस चैप्टर पर बेस्ड है, हम बात करेंगे जो अब तक हमने सीखा है उसे रिवाइज करने की। जो कुछ हमने अब तक सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के बारे में ऑब्जर्व किया है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे देने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को अपनी पर्सनली एक सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। सो for the first slide, I have a diagram for you that has been taken from a very popular website LinkedIn, और ये 2019 की एक इनकी सर्वे जो इन्होंने करवाया था इस वेबसाइट ने, उसमें जो ऑब्जर्व किया गया है वो क्या है, 92% ऑफ हायरिंग मैनेजर्स रेटेड सॉफ्ट स्किल्स एज बीइंग एज इंपॉर्टेंट इवन हायर देन कोर स्किल्स। उस सर्वे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आई है कि जितने भी एचआर मैनेजर्स हैं, जितने भी रिक्रूटर्स हैं, उन लोगों ने सॉफ्ट स्किल्स को एक एडवांटेज माना है बजाय कोर स्किल्स के। कि कोर स्किल्स मैं जैसा शुरू से कहता आया हूं, यानी हार्ड स्किल्स, वो अगर आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है कि थोड़ा कम ज़्यादा आपको आता है, but if your soft skills are good, you are eligible for that job. 89% कहते हैं the most important reason for bad hires was the candidates lack of soft skills. बहुत सारे HR मैनेजर्स ने ये बात कबूल की है, ये वाली बात उन्होंने बताई है, इस बात को उन्होंने जग जाहिर किया है, सर्वे में सामने लाकर आए हैं कि 89% केसेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिया गया जिनकी सॉफ्ट स्किल्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस वे में जब उनसे बात की गई तो लगा कि शायद ऐसे लोगों को अपॉइंट करना एक बड़ी गलती रही। 89% said that the most important reason for bad hires was the candidates लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो इस केस में आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये ह्यूज परसेंटेज है जो ये बताता है हाउ इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स आर फॉर रिक्रूटर्स एज वेल एज जो एम्प्लॉयज वहां पर काम करते हैं। नाउ हियर आई हैव कवर्ड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम माई प्रीवियस स्लाइड्स ऑल्सो, फ्रॉम माई प्रीवियस प्रेजेंटेशन, जहां पर हम बात कर रहे हैं रिविजन की। तो उसमें पहला पॉइंट यही आता है निकलकर, सॉफ्ट स्किल्स आर एज इंपॉर्टेंट एज मच एज द हार्ड स्किल्स। इंपॉर्टेंट उतनी ही है बिकॉज मैनी अ टाइम देयर इज अ मेजर मिसमैच बिटवीन व्हाट इज टॉट एट आवर डिग्रीज एंड व्हाट द रियल वर्ल्ड रिक्वायर्स। क्योंकि कई बार जो डिग्री हमने हासिल की है और जो काम हम उस डिग्री के बेसिस पर करने जाते हैं किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में या किसी छोटी फैक्ट्री के अंदर, तो हमें उस थियोरी पार्ट में और जो प्रैक्टिकल हम इंडस्ट्री में कर रहे हैं दिन रात का अंतर दिखाई देता है। ये जो वर्ड है यहाँ पर, देयर इज अ मेजर मिस मैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कह सकते हैं कि इस मिस मैच को, इस डिफरेंस को कवर करती है सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड होगा लर्निंग का, तो वो जो गैप है, जो आप प्रैक्टिकल और एक थ्योरी के बीच में जो गैप महसूस कर रहे हैं, वो आप अपनी इच्छा से, अपनी विलिंगनेस से कवर कर सकते हैं, चीजों को दोबारा सीख कर, दोबारा से उनमें एक्सपर्टाइज लेकर। इट इज थ्रू सॉफ्ट स्किल्स दैट अ प्रोफेशनल learns the trade
in a way that goes down well with the stakeholders. ये सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू ही पॉसिबल है कि कोई भी प्रोफेशनल ऐसी ट्रेड, ऐसी चीजें लर्न कर पाता है जो कि उसके स्टेक होल्डर्स, यहां जो वर्ड है स्टेक होल्डर, उसका मतलब यह है कि जिस कंपनी में जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है वहां पर वो सारी प्रोफेशनल स्किल्स उसको मैच कर जाती हैं यदि उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स का नॉलेज है, यदि उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं. एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है. अ टीचर में possess all the knowledge needed for teaching. एक टीचर किसी स्कूल में जो अपॉइंटेड है उसने अपना बेसिक ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद उसने अपना बीएड कंप्लीट कर लिया है, ट्रेनिंग उसने ले ली है टीचर्स प्रोग्राम की, लेकिन यदि उसके अंदर प्रेजेंटेशन और आर्टिकुलेशन स्किल्स नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट्स में एक पॉपुलर टीचर नहीं बन पाएगा, एक प्रॉपर वो अपने टीचिंग्स को आगे कन्वे नहीं कर पाएगा. तो यही है यहां पर लिखा हुआ है कि अ टीचर में possess all the knowledge needed for teaching but unless her presentation and articulation skills are good, the students are not likely to like her much. Students will not like that teacher. जबकि कोर स्किल्स पूरी हैं, अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज उनके पास पूरी है, ट्रेनिंग उन्होंने ली हुई है, लेकिन बेसिक जो सॉफ्ट स्किल्स है या बेसिक जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स है अगर वो मिसिंग है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टीच द स्टूडेंट्स इन अ गुड मैनर. पॉइंट नंबर 4, employees with soft skills are better equipped to handle their customers, which in turn gives the organization a good reputation with its market. जिन एम्प्लॉयज की सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होती हैं या जिनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी रेपुटेशन दिलवा सकते हैं मार्केट में, यानी मार्केट में उनकी वैल्यू काफी अच्छी हो जाती है, उस कंपनी की भी और वहां काम करने वाले एम्प्लॉयज की भी. Employees who are proficient at soft skills such as teamwork are definitely better at peer relations and hence cause fewer conflicts at the workplace. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकलकर सामने आती है कि जो एम्प्लॉयज सॉफ्ट स्किल्स में प्रोफिशिएंट होते हैं, उनकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, खासकर की टीम वर्क की जो भावना उनके अंदर है, ऐसे एम्प्लॉयज अपने पीयर रिलेशनशिप में यानी अपने लोगों के साथ में बॉन्डिंग बनाने में बहुत अच्छे साबित होते हैं और उस वजह से उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वर्क प्लेस के विवाद हैं वो कम हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाते हैं. ए सॉफ्ट स्किल सच एज इमोशनल intelligence means a workplace with employees who can better solve problems on their own instead of rushing to management for these. Emotional intelligence नाम की एक सॉफ्ट स्किल्स जो है, यदि वो एम्प्लॉयज के बीच में है, यदि एम्प्लॉयज के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी मौजूद है तो उससे क्या होगा, उससे एम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से खुद ही सॉल्व कर पाएंगे, बजाय इसके कि वो मैनेजमेंट को जाकर बार बार शिकायतें करें, मैनेजमेंट को जाकर डिस्टर्ब करें और मैनेजमेंट के पास जाकर नेगेटिव बातें करें. उससे फार 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 बेटर है कि उनके अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंसी का क्या लेवल है वो हमें अगर पता चल जाए तो हम उनको उनके डिसीजंस लेने के लिए फ्रीडम दे सकते हैं. नाउ एक्चुअली व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंसी?
अब हम इसकी बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज इमोशनल क्वोशेंट। इसको हम इमोशनल क्वोशेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे IQ होता है ऐसे ही EQ होता है। एंड आजकल कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट आ गए हैं जहां पर आपका EQ चेक किया जाता है। और उन टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, you are traveling in a bus and right there you find a very old man standing in front of you. How will you manage? The distance that you need to cover is 150 kilometers. Now it is about you, that how empathetic you are, how you take a decision, how you offer seat to that old man, how you manage yourself, because the distance is not very short distance, it is around 150 kilometers. Second question will be like, you find a purse and you want to return it to the person, but you don't know what will you do with that money. So like this, whatever you do, your emotional part will be checked. What are the feelings that you have inside, how empathetic you are, how quick you are in decision making. Like this your emotional quotient will be checked. तो इसे हम कहेंगे, it is the ability to understand, use and manage your own emotions in positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges and diffuse conflicts. ये जो चीजें हैं, स्ट्रेस, एक अच्छा कम्युनिकेशन, एम्पैथी, चैलेंजेस को ओवरकम करना, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना, ये सब अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो इट मीन्स यू आर वेरी गुड इन इमोशनल इंटेलिजेंसी. यू आर एट अ पार विद मैनी अदर्स, दोज हु कैन हैंडल द इमोशनल पार्ट वेल. अब इसके अंदर क्या क्या सेगमेंट आते हैं, इसमें कौन कौन से डिविजन्स हैं जिसके बेसिस पर हम एक पर्सन की इमोशनल इंटेलिजेंसी या इमोशनल क्वोशिएंट को हम चेक करते हैं. सबसे पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि पहले खुद को जानिए. नो अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, हाउ यू फील थ्रेट, हाउ यू फील द अपॉर्चुनिटीज. यानी कि इसको हम बोलेंगे एक शॉर्ट एनालिसिस टेस्ट. आप लोग एक पेन और पेपर लीजिए और एक नोट कीजिए वर्ड SWOT. I repeat, SWOT. S for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities and T stands for threat. कभी भी आपको जब लग रहा है कि आपके पास कोई काम नहीं है, यू गेटिंग बोर्ड, आप एक पेन पेपर लीजिए और अपना शॉर्ट एनालिसिस शुरू कर दीजिए. एक कॉलम में आप लिखेंगे S यानी कि स्ट्रेंथ. आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ आप समझते हैं, आपके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ है. आपको लगता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आपके अंदर फ्रेंडलीनेस है, आपके अंदर एम्पैथी है. बट ऑनेस्टली ये सारे काम आपको ऑनेस्टली करने हैं. W मतलब वीकनेस. कैसी भी वीकनेस आप अपने अंदर लगते हैं कि आपके सॉफ्ट स्किल्स की वीकनेस की हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो वीकनेस आप किस तरह से मानते हैं कि आप झिझकते हैं बात करने में, यू आर शाय ऑफ पीपल, यू फील हेजिटेशन, यू आर नॉट वेरी मेच्योर टू हैंडल स्ट्रेस. ये सारी चीजें आप उसमें वीकनेस पॉइंट में लिखिए. अपॉर्चुनिटीज में आप बात करेंगे तो आपने जो भी हार्ड स्किल्स ली हुई है, आपने जो भी डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हैं आप जिसमें भी, उसमें आपको क्या लगता है उस फील्ड के अंदर आपको क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और सोशली अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आप O पार्ट में लिखेंगे. एंड लास्ट थ्रेट.
आपको क्या लगता है कि ऐसे कितने और लोग हैं आप जैसे जो आपके लिए थ्रेट हो सकते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं? यहाँ थ्रेट से मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं, ऐसे और भी हैं जो आप जैसे खड़े हैं, तो आपको कितने लोगों से कंपटीशन करना है, वो चीज आपको थ्रेट में देखनी होगी। और आप चाहें तो इसके एग्जांपल्स आप गूगल पे अगर आप डालेंगे SWOT एनालिसिस एग्जांपल्स, you will find so many websites where there are different parameters, where there are different scales, जहां पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपका SWOT एनालिसिस किस तरह से निकलकर आता है। जब भी मेरी क्लास का पहला डे होता है स्टूडेंट्स के साथ में, तो जनरली मैं ये एक्टिविटी क्लासेस में करवाता हूं कि जस्ट नोट डाउन ऑन पेपर योर 3 स्ट्रेंथ, 3 वीकनेसेस, 3 अपॉर्चुनिटीज दैट यू फाइंड एंड 3 थ्रेड्स। और इंटरेस्टिंगली जो रिजल्ट्स निकल के सामने आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट नो देयर स्ट्रेंथ ऑल्सो। उन्हें यही नहीं पता कि उनके अंदर अच्छा ही क्या है। नेगेटिविटी वो बहुत सारी बातें करेंगे, सर मैं मोबाइल ज़्यादा देखता हूँ, सर आई डू दिस थिंग, सर आई कांट मैनेज माई एंगर, ये है वो है, 50 तरह की वो कमियां हैं उनके अंदर। बट उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी पॉजिटिव थिंग्स हैं, दे आर नॉट एबल टू राइट। एंड it is natural, it is natural with me, it is natural with you, it is natural with our parents, it is natural with all family members. They know less about their positive things and they know more about their negative things. But आप उन नेगेटिव थिंग्स को कितना ओवरकम कर पा रहे हैं, आप उन्हें कैसे पॉजिटिविटी में बदल पा रहे हैं, ये आपको देखना होगा। तो ये कॉलम जो है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला कॉलम है सेल्फ अवेयरनेस, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या क्या आता है? इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, एडेप्टेबिलिटी, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, एंड फोर्थ वन इज पॉजिटिव आउटलुक। Now, third column is social awareness, and in this empathy and organizational awareness is there. Social awareness में empathy आता है और organizational awareness, ये 2 चीजें यहाँ पर शामिल होती हैं। And then next और last column is relationship management। अब relation जो है किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट है। आप अकेले इंडस्ट्री में काम नहीं करते, आप अकेले किसी कॉलेज में नहीं पढ़ते, आप अकेले किसी क्लासरूम में एक लेक्चर को अटेंड नहीं करते। कहीं भी आप जाते हैं, यू आर इन अ टीम। हाउ यू मैनेज योर रिलेशनशिप, दीज आर द पॉइंट्स दैट कैन हेल्प यू। फर्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस, सेकेंड वन इज coach and mentor, third one is conflict management, fourth one is teamwork, fifth one is inspirational leadership. All these points, all these 11 points make you perfect emotional intelligence person. Your domain for emotional intelligence is good enough if you cover these 11 points and you rate yourself basis on the scale that you find on some Google websites and on some HR websites also. Now, this very important slide has been taken from, this picture has been taken from blog.simpliv.com/tag/soft skills versus hard skills। और इसके अंदर हमने बात की है उन 11 बेहतरीन, उन 11 जरूरी, उन 11 महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स की, जहां पर हम ये सीख सकते हैं कि हम कैसे अपना कैलिबर इंप्रूव कर सकते हैं। ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक एम्प्लॉयर आपके अंदर ढूंढता है।
इन 11 को अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने आपको ये जो डायग्राम दिया गया है उनके नाम यही लिखे मिलेंगे आपको। और अगर आपको इसमें विजिबिलिटी की प्रॉब्लम अगर आती है दिखने में तो मैं आपको एक एक करके बोल रहा हूं, यू जस्ट नोट देम डाउन, आप उन्हें एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो यू नोट डाउन वन बाय वन। सबसे पहली आती है टाइम मैनेजमेंट। और मैंने बहुत पहले आपको एक वीडियो बताया था कि हम सबका रूप अलग है, रंग अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, लेकिन एक ही चीज जो भगवान ने हमको कॉमन दी है वो है टाइम। उन्हीं 24 घंटे में कोई व्यक्ति करोड़पति बना हुआ होता है और उन्हीं 24 घंटे में कोई व्यक्ति रोडपति बना हुआ होता है। ये करोड़ और रोड के बीच में जो क का डिफरेंस है ये उसके टाइम मैनेजमेंट से जरूर आता है। आप चाहे उसे किस्मत का नाम लेके छोड़ दें, आप चाहे उसे उसकी मेहनत का कंट्रीब्यूशन ना दें, लेकिन वक्त वही था, वही 24 घंटे जिंदगी के उन्हें मिले हैं। मैं केवल एक दिन के 24 घंटे की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के पूरे उम्र भर के 24 घंटों की बात कर रहा हूं, जिस 24 घंटे को जोड़ जोड़कर लोग कहां से कहां पहुंच गए और कहां से कहां आ गए। ये टाइम मैनेजमेंट ये क्या होता है? सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजिंग वंस टाइम एफिशिएंटली। किसी का समय, किसी भी एक समय को एफिशिएंटली मैनेज करना, अच्छे तरीके से मैनेज करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसा कि मीटिंग में या वर्क प्लेस पर टाइम पर पहुंचना, आपको दिए गए वर्क को, आपको दिए गए, जैसे मैंने होमवर्क दिया या बच्चों को होमवर्क मिलता है, उस होमवर्क को टाइम पे करना टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। और लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए अगर बचपन से ही आदत आपके अंदर आ जाए कि टीचर ने जो होमवर्क किया है उसको अगर आप टाइम पे पूरा करेंगे तो ही आप बड़े होकर अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। आपका बहुत अच्छा नाम होगा, आपका बहुत अच्छा एक मुकाम उस पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप बचपन से ही, अगर आपके अंदर ये कमी है कि आपने होमवर्क टालना शुरू कर दिया, तो आप हमेशा ऐसे बन जाएंगे कि काम को टालने वाले। इसलिए छोटी छोटी चीजें आपको जो बचपन से आपने सीखी हैं वो ये बताती हैं कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप जहां भी काम करते हैं, अगर आपको मीटिंग का टाइम दिया जाता है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर एवरीवन। सेकेंडली इज कैसे आप इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, ऐसा क्या कारण है कि ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट गिव्स बोथ द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन अ ग्रेट रेपुटेशन एज दोज हु डिलीवर ऑन टाइम। ये एम्प्लॉय को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी एक अच्छी रेपुटेशन देती है और इससे हम एक डिलीवर करना सीखते हैं चीजों को टाइम पर। हाउ टू डेवलप इट, और इसे डेवलप कैसे किया जाए? कभी भी टाइम मैनेजमेंट की आप बात करेंगे तो एक वर्ड निकलकर सामने आएगा और वो वर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द की टू टाइम मैनेजमेंट। आप किसी भी तरह का टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपको शुरू से ही डिसिप्लिन की आदत डालनी पड़ेगी। एम्प्लॉयज शुड अंडरस्टैंड दैट नॉट फॉलोइंग टाइम हैज इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। ऐसी चीजें जो हैं। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? बीइंग एबल, so communication basically means being able to put across a point or argument with consistency and clarity। communication skills का एक ही मतलब होता है कि किसी भी अपने पॉइंट को, किसी भी अपने एक आर्ग्यूमेंट को एक क्लैरिटी के साथ और एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रेजेंट करना। दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो होता है योर एबिलिटी टू लिसन, आपकी सुनने की क्षमता। हाउ गुड यू आर एट लिसनिंग। आप सुनने में कितने अच्छे हैं तो आप समझने भी उतने ही अच्छे होंगे।
और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आप समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, इसके बीच की एक कड़ी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा। लेट अस सपोज आपको एक नए मशीन के बारे में प्रेजेंटेशन देना है और उस मशीन के बारे में आप सिर्फ बोले ही बोले जा रहे हैं और आपकी जो ऑडियंस है उनके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस मशीन को लेकर, आप अगर उन्हें क्लियर ही नहीं कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन, ओवरऑल कम्युनिकेशन उनके साथ में फेल हो गया। वो कंप्लीटली एक वेस्ट ऑफ टाइम हो गया है, क्योंकि वहां पर आप अपनी चीज को उनको क्लियर करके नहीं बता पा रहे। अब आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कैसे करना है, हाउ यू कैन इंप्रूव इट। पेशेंस, पहला जो शब्द निकल कर आता है यहां पर वो आता है पेशेंस। पेशेंस इज द की टू कम्युनिकेशन। वन लर्न्स इट विद टाइम। यू कैन टॉक टू द वॉल्स टू हॉर्न दिस स्किल। मैं सिंपल वर्ड में यही कहूंगा कि पेशेंस जो है आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन में है, लर्न आप कर रहे हैं, आप दीवारों से बातें करें, आप शीशे के सामने खड़े होकर बातें करें, आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स लें, आप अखबार को जोर जोर से पढ़ें, आपका कम्युनिकेशन डे बाय डे इंप्रूव होता चला जाएगा। थर्ड वन इज सेल्फ मोटिवेशन। ये क्या होता है? अपनी एबिलिटीज के अनुसार खुद को पंप अप करना, खुद को इंप्रूव करना, सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसे लगा कि मुझे ये चीज नहीं आती, जब वो दूसरों को काम करते हुए देखेगा तो खुद से कहेगा, यार जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब मेरी क्लास के 50 लड़के इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। ये अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन करने का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग से मेरा मतलब है यहां पर अपनी चीजों को एक लॉजिकली सोचना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करना। नेक्स्ट वन इज वर्क एथिक। वर्क एथिक का मतलब होता है ऐसा कल्चर डेवलप करना जहां पर सब डिसिप्लिन के साथ और जहां पर सब ईमानदारी के साथ मिलजुल कर काम करें। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एक डिसीजन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर, किसी भी बड़ी इंडस्ट्री पर, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो एक डिसीजन उस इंडस्ट्री को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। यह आपको जमीन पर ला सकता है या आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। डिसीजन मेकिंग इतना बड़ा वर्ड है लाइफ का। उसके लिए करना क्या है हमें? कभी भी कोई क्रूशियल डिसीजन आप लें उससे पहले आप उसके हर पहलू को चेक करें। उससे पहले आप वहां काम कर रहे सभी लोगों से बातचीत करें, प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, हर एस्पेक्ट को जानें, हर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को समझें, सुनें। एनालिसिस करने के बाद क्रिटिकल थिंकिंग के साथ ही किसी डिसीजन को लेवें। इससे आपका कोई भी डिसीजन गलत जाने की संभावना बहुत कम रहेगी। 7th जो स्किल्स आती है वो आती है इंटरपर्सनल स्किल्स, या उसका दूसरा नाम है पीपल स्किल्स। लोगों के साथ एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पर इंटरेक्ट करना ही इंटरपर्सनल स्किल्स या पीपल स्किल्स कहलाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये इश्यूज को रिजॉल्व करता है, ये बॉन्डिंग को बढ़ाता है, और ये अगर पेशेंस के साथ आपने अपने अंदर ये डेवलप कर लिया तो ये आपको बहुत ही नाइस पर्सन बनाएगा। यू विल बी वेरी पॉपुलर, यू विल बी वेरी कॉर्डियल,
with people, people will love you, people will befriend you. नेक्स्ट वन इज इमोशनल इंटेलिजेंस. इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, आप उसको वापस देख सकते हैं स्लाइड नंबर 3 को. नेक्स्ट वन इज लीडरशिप स्किल्स. और लीडरशिप स्किल्स जन्मजात नहीं होती हैं. यू लर्न टू लीड, यू लर्न टू मेक पीपल वन, यू लर्न टू वर्क विथ पीपल, you learn to resolve problems, you learn to provide solutions, you learn to communicate in a team. तब जाकर कहीं आप लीडरशिप के लिए तैयार हो पाते हैं और तब कहीं जाकर आप एक अच्छी लीडर साबित हो पाते हैं. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या आता है? द एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर and not let it affect us. प्रेशर को हैंडल करना और उससे खुद को बचाना ही स्ट्रेस मैनेजमेंट कहलाता है. कैसे डेवलप करें? सबसे बड़ी बात है अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, अपने गुस्से पर काबू रखें, अपनी बातों को, अपने जज्बातों को नियंत्रित रखें जिससे कि सामने वाले को हर्ट ना हो. और ये कमियां हम सबके अंदर होती हैं, हमारे अंदर भी अभी तक ये कमियां हैं, लेकिन ये एक दिन में आप नहीं सीख सकते. ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है. छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस आना लाजमी है, जरूर आता है, पर आप समय के साथ अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे पेशेंस रखने की, कूल रहने की, कूल एज ककम्बर, तो आपके अंदर वो चीज आनी शुरू हो जाएगी. लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको कभी स्ट्रेस नहीं लगेगा. लास्ट पॉइंट आता है यहां पर नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. हम कितना भी अच्छा बोल लें, हम कितना भी अच्छा लीडरशिप दिखा दें, हम कितना भी अच्छा टीम मेंबर बन के काम कर लें, कभी ना कभी एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर हमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं, हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ता है, हमें नेगोशिएट करना पड़ता है. ऐसे में कभी भी अपने ईगो को सामने ना आने दें. नेगोशिएट करना कोई बुरी चीज नहीं है, कभी कभी झुकना कोई बुरी चीज नहीं है. अच्छे के लिए झुकना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए झुकना, 50 लोगों का भला करने के लिए झुकना कभी गलत नहीं हो सकता. यही चीज अगर आप अपने दिल में बिठाएंगे, यही चीज अगर आप जानेंगे, तो आपको नेगोशिएशन का अर्थ समझ में आने लग जाएगा. दैट इज द वैल्यू ऑफ नेगोशिएशन. तो ये 11 जो मैंने सॉफ्ट स्किल्स आपको बताई हैं, मैं वापस कह रहा हूं, ये सारा रिवीजन मैंने आपको करवाया है. इन्हें मैं वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 फॉर दिस सॉफ्ट स्किल्स अक्रॉस कल्चर्स में बता चुका हूं मैं. आप वहां पर उन्हें दोबारा देखिए, आप इन्हें लिखिए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इनके बेसिस पर चेक कीजिए और कोई कमी है तो उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए. जितने भी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, मैंने आपको शुरू से कहा है, उसके अंदर जो डायग्राम्स, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन जिन वेबसाइट से मैंने उन्हें लिया है उधार, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं. I humbly convey my best wishes to all the people working there. वो और अच्छा हमारे लिए लिखें, वो और अच्छे मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाएं. और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा इस स्लाइड पे, नो वन हु अचीव सक्सेस डज सो विदाउट एक्नॉलेजिंग द हेल्प ऑफ अदर्स. कोई भी व्यक्ति जो सफलता प्राप्त करता है, वो बिना दूसरों को धन्यवाद दिए उस सफलता को अर्जित नहीं कर सकता. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा है एक महान लेखक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने. और उनकी इस कोटेशन के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को एक विराम देना चाहूंगा. अगली प्रेजेंटेशंस जो होंगी अब थोड़ी हटके होंगी, क्योंकि उसमें हमारा रीडिंग कॉम्पिटिशन पार्ट आएगा और स्टोरीज आएंगी, पोएम्स आएंगी, हम उन्हें पढ़ेंगे और बहुत मजा आपको पढ़ने में आएगा. सॉफ्ट स्किल्स को आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा.
कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चंस आप मुझसे पूछिए, अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कीजिए कि आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं, और लाइक्स आप लगातार मुझे देते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।